प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर बहुत डिफरेंट है, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता या हमने कभी समझा नहीं होता। सो बेसिकली डायमेंशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पूरे चैप्टर पढ़ने में। ये ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब कैसा हुआ? शॉर्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, तो किसी ने बोला यार प्राइम मिनिस्टर तो बहुत लंबा सा होता है बोलने में, तो हम क्या लिख देंगे? पीएम। चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? किसी ने बोला सीएम लिख देते हैं। हम कभी कार को पार्किंग में ले जाते हैं ना, तो पार्किंग में ले जाते हैं तो वहां सामने एक बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है पार्किंग। इन बहुत जगह पार्किंग नहीं लिखा होता, सिंपल एक कैपिटल बोल्ड लेटर में पी लिखा होता है, हम समझ जाते हैं यहाँ पे पार्किंग होनी है। क्लियर है बेटा? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, पार्किंग नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लेंथ। समझो तुम, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लेंथ। तो किसी ने बोला लेंथ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार इसमें 6 लेटर है, मज़ा नहीं आ रहा। तो किसी ने बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे लिख दो एल। लेकिन अकेला एल लिखेंगे तो इसका बहुत कुछ मतलब हो सकता है, हमें समझ ही नहीं आएगा। इसलिए फिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक तरीके से लिखने का प्रोविजन है। बॉक्स के अंदर एल लिख दिया तो ये मान के चलना ये किसको बता रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसका? लेंथ का। कोई बोला सर मास, अब तुम समझदार हो गए हो, तुमने बोला सर एम, खत्म हो गया। मतलब जहां एम किसके अंदर लिखा होगा, स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखा होगा, तो मान लेना ये किसको बता रहा है? ये मास को बता रहा है। कितना आसान हो गया ना, इतना लंबा लिखने की जगह हमने एम बोल दिया। ऐसे किसी ने बोला सर टाइम, तुमने बोला सर बहुत अच्छी बात है, हमें समझ आ गया, टाइम को टी लिख देते हैं। प्रॉब्लम पता कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या लिखें? ई लिखें? तो किसी ने बोला नहीं यार ई नहीं लिखते, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो हम उसको ए लिख देते हैं। अच्छा, किसी ने बोला टेम्परेचर। क्या बोला? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को टी लिख दें तो 2 टी नहीं हो जाएंगे, ऊपर टाइम वाला टी हो जाएगा। तो किसी ने बोला नहीं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया जा रहा था। किसी ने बोला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने आपको कभी समझाया था, किसको बताता है? ये बताता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितनी लाइट गिर रही है, ये उसको बताता है। बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट कहीं पड़ती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सी डी, सी बड़ा डी छोटा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडला। कैंडला होती है तो हमने सी डी लिख दिया। अच्छा, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कुछ होता था ना, चलो यहीं लिख देते हैं, छोड़ो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम क्या बोलते थे? मोल बोलते हैं। तो मोल को हम लिख सकते हैं MOLE, लेकिन बोले ना यार हमने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख देते हैं? MOL लिख देते हैं। क्या करा हमने अभी तक सुनो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? हमें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज को। तुम्हारे सामने लिखी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, कितनी? 7 लिखी है। अब हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, उनके एब्रीविएशन की बात कर रहे हैं, हम उनके शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। अब हम लेंथ नहीं बोलने वाले, हम सिंपल एल लिखेंगे, वो भी कैपिटल में बॉक्स के अंदर। तो अगर कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूले में एल लिखा होगा, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बताने की ट्राई कर रहा है कि यहां पे लेंथ यूज हो रही है। इसके लिए हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। जिस फॉर्मूले में मास, जिस फॉर्मूले में कैपिटल एम नहीं आएगा, हम क्या मानेंगे? उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मास की यूटिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल के बारे में बात हो गई। अब सवाल होता है यार डायमेंशन है क्या? डायमेंशन LMTAKCD मोल है ना? डायमेंशन वो नहीं है। फिर डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है किसी फॉर्मूले में L की पावर कितनी आई है, M की पावर कितनी आई है, T की पावर कितनी आई है, वो जो पावर्स है ना, वो डायमेंशन है। समझने की ट्राई करो। मतलब L डायमेंशन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया, क्या बोलूं? एरिया, तो तुम बोलोगे सर एरिया में तो L की पावर 2 आएगी। कैसे आएगी? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी लेंथ में मेजर करते हो, ब्रेड्थ को भी लेंथ में मेजर करते हैं। तो जब तुम उसको मेजर करोगे तो एरिया में L की पावर 2 आएगी। मैं आपको आगे समझाता हूं। सो अभी मैं आपको समझा रहा था फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है देखते हैं। तो बेटा डायमेंशन है, लेट अस see this. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the units of basic quantities are raised
टू रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। आप बोलोगे सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी मैं एरिया की बात नहीं कर रहा था, मैं यहां पे एरिया दोबारा लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं एरिया। आप ये बताओ एरिया फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है? डेराइव्ड है, बहुत अच्छी बात है। एरिया को कैसे बोलोगे? एरिया बोलोगे, तुम बोलोगे सर एक तो लेंथ होती है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और एक ब्रेड्थ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सर तुम क्या बोलोगे? सर लेंथ को भी एल के टर्म्स में मेजर करेंगे, क्योंकि लेंथ भी लेंथ है, तो लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एल के टर्म्स में होगा, और ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लेंथ है, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म्स में होगा? एल के टर्म्स में होगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल की पावर 2, और साथ में ब्रैकेट भी लगा देते हैं, क्योंकि प्रोविजन है ब्रैकेट लगाया जाता है। हम ऐसे भी लिख देते हैं। और बताऊं और कैसे लिखते हैं? जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, मैकेनिक्स का मतलब हुआ मैकेनिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन। मैकेनिकल क्वांटिटीज में क्या क्या पढ़ते हैं? मास पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं और टाइम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ते नहीं ना, क्योंकि वो मैकेनिक्स नहीं है, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इसका मतलब मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मास, हम पढ़ते हैं लेंथ, हम पढ़ते हैं टाइम। तो किसी ने बोला एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो, m पावर 0 L2 T0। ये लिखने का फायदा क्या हुआ? ये लिखने का फायदा हुआ कि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मास का डिस्क्रिप्शन नहीं आता, टाइम का भी डिस्क्रिप्शन नहीं आता, केवल लेंथ का डिस्क्रिप्शन आता है। तो किसी ने बोला यार फिर इसमें डायमेंशन क्या है? MLT डायमेंशन है ना, यहां डायमेंशन है L की पावर। L की पावर कितनी है? 2। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2, और 2 भी किसकी है? वो है पावर ऑफ L। मतलब L की पावर कितनी है? 2। तो बेसिकली डायमेंशन कितनी है यहां पे 2 है। L2 नहीं डायमेंशन बोलेंगे हम 2 डायमेंशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से कोई तुमसे बोले वॉल्यूम, तुम क्या बोलोगे? वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? लेंथ होता है, और ब्रेड्थ होता है, और शायद हाइट होती है ना? तो तीनों किस में मेजर करेंगे? L इंटू एल इंटू एल, कितना बन गया? L का क्यूब बन गया। और अच्छे से दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर वॉल्यूम को लिख सकते हैं m0 L क्यूब और T0। इस हिसाब से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। दोबारा पढ़ते हैं, वहां पे जो ऊपर लिखा हुआ क्या लिखा है? ऊपर लिखा है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ध्यान से समझना, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट से हम फिजिकल क्वांटिटी ये ले लेते हैं, यहां से समझते हैं, इस एग्जांपल के साथ थ्योरी को समझने की ट्राई करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल। यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। फिर से समझो, वो क्या लिख रहा है? द डायमेंशन ऑफ a physical quantity are the powers to which the unit of base quantities are raised। एरिया में बेस क्वांटिटी कौन है? लेंथ है। बेस क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल क्वांटिटी। एरिया में फंडामेंटल क्वांटिटी है L, और L को हमने कितनी पावर तक रेस करा हुआ है? 2 पावर तक रेस करा हुआ है। इसका मतलब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है पावर्स। किसकी पावर? बेस क्वांटिटी की। और यहां पे कितनी पावर है? 2 है। इसका मतलब यहां पे डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? एरिया में लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 2 है। तो यहां पे लिखा है, दोबारा पढ़ता हूं, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यहां पे डेराइव्ड कौन है? डेराइव्ड ये है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटी में कितनी पावर चढ़ाई है हमने? 2 चढ़ाई है। सिमिलरली ये दूसरे वाले एग्जांपल में डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है? इसको हम किस बेस क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी पावर कहां तक रेज करी है? 3 तक। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में डायमेंशन कितनी है? 3 है। बट किसकी डायमेंशन है? वो L की डायमेंशन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सो ये है एक्चुअल डायमेंशन का मतलब। तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की या फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला एक चीज से नहीं बनता, फॉर्मूला बहुत सारी चीजों से बनता है। बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, उनकी अलग अलग पावर होंगी, उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमसे बोले एक्सेलरेशन, हमसे किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने सिंपल लिख दिया वेलोसिटी, बेसिकली ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और नीचे एक और टाइम है। तो बेसिकली ये क्या बन गया? ये बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं। टाइम को किस में मेजर करते हैं? टी के टर्म्स में। उसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या बन गया? एल टी माइनस टू, या इसको सिंपल फॉर्म में और लिखें तो हम क्या लिखेंगे? एम जीरो एल टी माइनस टू, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये जो चीज लिखी है क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये एक, इज इट वन क्वांटिटी और मैनी क्वांटिटीज? मैनी क्वांटिटीज से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं और उनकी जो अलग अलग पावर आती हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई हमसे बोले कि आप फोर्स बताओ, आप फोर्स के बारे में समझाओ, तो तुम बोलोगे सर समझा देते हैं हम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है। मास को कैसे दिखाते हैं? एम से, अभी अभी हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन अभी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है बेटा? एल टी माइनस टू। अगर इन सबको गैदर करें एक साथ तो क्या बन जाएगा? ये सब ये इकट्ठा बन जाएगा हमारे पास एम इंटू एल टी माइनस टू, एम इंटू एल टी माइनस टू। तो ये व्हाट इज दिस? ये जो अभी अभी निकला है क्या चीज है? ये फॉर्मूला है। बट ये किसका फॉर्मूला है? ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड है? डेराइव्ड है। बट ये किसके टर्म्स में निकला? फोर्स का फॉर्मूला किसके टर्म्स में निकला? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में निकला। क्योंकि एम क्या चीज है? फंडामेंटल। एल है फंडामेंटल। टी है फंडामेंटल। उनकी अलग अलग पावर को रेज करके जो कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बना उसको हमने क्या बोला? डायमेंशनल फॉर्मूला। एक काम करते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ and which of the base quantities represent a quantity is called the dimensional formula। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ये बताए कि किस तरह से और कितनी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके वो पर्टिकुलर क्वांटिटी बनी है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दोबारा से देखते हैं। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ कैसे, हाउ and which of the base quantities, which of the base quantities, mass, length, time, ये तीन बेस क्वांटिटीज हैं। और ये किस तरह से हैं? ये इस तरह से हैं कि मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर कितनी है? -2 है। क्वांटिटीज, विच ऑफ द क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जितनी बेस क्वांटिटीज तुम्हें सामने दिख रही हैं, ये सब इकट्ठा होके या कलेक्ट होके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल के आ रहा है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का निकल के आ रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो दिस इज अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई तुमसे पूछे इक्वेशन बताओ, डायमेंशनल इक्वेशन कई बार हमसे पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द इक्वेशन। आप जानते हो इक्वेशन का मतलब इक्वेट करना। मैं आपको पुराने वाले एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करता हूं। जैसे कोई हमसे बोले कि डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे को बोलता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर एम एल टी माइनस टू, अभी अभी हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में हमेशा हम इक्वेट करते हैं। कैसे इक्वेट करते हैं? ऐसे इक्वेट करते हैं, एफ इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। क्या है ये? नो डाउट ये फोर्स का फॉर्मूला है। बट अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये एक इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? फोर्स का इक्वेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ फोर्स। ये किसके डायमेंशनल रिलेशन को बता रहा है? फोर्स के रिलेशन को बता रहा है। मतलब अगर हम रिलेशन को इक्वेट नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, पहले वाले में यहां लिखा मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट? दिस। जब मैंने अलग से लिख दिया एफ इक्वल टू दिस, इसका मतलब मैं फोर्स को इक्वेट कर रहा हूं इसके साथ में। तो क्या लिखा? देखो, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड
to its dimensional formula, it is called dimensional equation. आपको क्लियर हो गया? दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अगर मैं बोलूं व्हाट इज MLT minus 2, व्हाट इज MLT minus 2, तो तुम क्या बोलोगे? MLT minus 2 इज व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला. किसका? फोर्स का. लेकिन अगर मैं बोलूं F इक्वल टू MLT minus 2, व्हाट इज दिस? तुम बोलोगे इट इज इक्वेशन विच इज इंडिकेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. सो ये इक्वेशन है क्योंकि हमने किसके साथ इक्वेट कर दिया? फोर्स के साथ इक्वेट कर दिया. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन दोनों का मतलब सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है. अच्छा, इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं पढ़ना हमने. हमें मेन चीज पता क्या पढ़नी है? मेन चीज हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि यार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है. तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर हम तो निकाल पाएंगे, हम किसी की भी डायमेंशन निकाल पाएंगे. हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल पाए. कैसे निकाला? एक्सेलरेशन का रिलेशन पता होना चाहिए तो हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल सकते हैं. फोर्स की डायमेंशन निकाल पाए ना, क्योंकि हमें पता था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. इसी तरह से हम किसी की भी डायमेंशन का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थोड़ी सी डायमेंशन का रिलेशन हम यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं. हम बहुत लिखेंगे तो थोड़ा सा हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहां पे लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज. क्योंकि सम क्यों लिखा? क्योंकि फिजिक्स में तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग क्वांटिटी है जो हम कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ +2 में पढ़ेंगे, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पढ़ेंगे, फिजिक्स में PhD करोगे तो वहां पढ़ेंगे. हम पता नहीं कितनी सारी क्वांटिटीज टाइम के साथ में पढ़ते रहेंगे जिनका अभी हमारे लेवल पे डिस्कशन होना पॉसिबल भी नहीं होगा. इसका मतलब सारे डायमेंशन तो हम अभी स्टेज पे पढ़ नहीं सकते. हम कुछ पढ़ेंगे. आपके बुक्स में +1 वाले डायमेंशन भी दिए और +2 वाले भी डायमेंशन दिए. हम लोग +2 वाले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट फॉर्मूले हैं कि मैं आपको समझाते समझाते टाइम बहुत लगेगा. बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप नए नए चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू फॉर्मूले के डेरिवेशन आएंगे, फिर डायमेंशन वाला चैप्टर आपके दिमाग में अपने आप पेनिट्रेट हो जाएगा. ये रटने वाला चैप्टर नहीं है, रटना नहीं है. जितने फॉर्मूले हम समझ सकते हैं वो मैं समझाऊंगा, जो नहीं समझ सकते वो हम आने वाले टाइम में आगे पढ़ेंगे. तो यहां देखते हैं, हम कुछ फॉर्मूले की हम बात करते हैं. यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिजिकल क्वांटिटी. यहां लिखा है रिलेशन, यहां लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला और यहां उसकी SI यूनिट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी. सपोज करो आई टॉक अबाउट डेंसिटी. तुम्हारा दिमाग काम करेगा यार डेंसिटी को रिलेट कैसे करते हैं. डेंसिटी होती है एक्चुअली मास अपॉन क्या लिखते हैं हम? वॉल्यूम. बहुत अच्छी बात है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तुम बोलोगे मास को तो m से करेंगे और वॉल्यूम में क्या होता है? पीछे पढ़ा था हमने, वॉल्यूम में क्या होता है? L3. ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये फाइनली बन जाएगा ml-3. और अगर अच्छे से लिखेंगे तो हम T⁻0 भी लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे. कोई हमसे बोले कि SI यूनिट क्या होगी? मास को क्या बोलते हैं? kg और वॉल्यूम को बोलेंगे मीटर क्यूब. ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आया. ये हमने पहले वाला फॉर्मूला डेराइव कर लिया. अब अगर कोई हमसे पूछे ऐसे कोई स्पीड, सेकेंड फॉर्मूला कोई हमसे पूछता है कि आप बताओ स्पीड क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर स्पीड का रिलेशन क्या होता है? स्पीड होती है एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसको हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस को लिखेंगे L से, टाइम को लिखेंगे T से. अगर इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? m0, क्योंकि इसमें मास नहीं है तो m0. L T क्या हो जाएगा? -1. बात आती है यूनिट की. ऊपर क्या था? डिस्टेंस, तो किस में आएगा? मीटर में. नीचे क्या था? टाइम, तो किस में आएगा? सेकंड में. मीटर पर सेकंड आ जाएगा. अच्छा, कोई आपसे वेलोसिटी पूछे, उसकी डायमेंशन भी सेम आएगी, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस आता है तो वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है. बट दोनों का डायमेंशन कैसा आएगा बच्चे? सेम आएगा. तो मैं यहां पे लिख देता हूं और वेलोसिटी. कोई वेलोसिटी बोलेगा तो डिस्टेंस हटा के क्या लिख दोगे आप? डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे. अच्छा, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कोई आपसे पूछे एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखने वाले हैं? एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, बट फॉर्मूला तो सेम आएगा ना. और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, देखो लिखा है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा है ना. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? वो चीज आ जाएगी. तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में क्या? LT-1. सही है ना? LT-1 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टाइम. इसको कोलैबोरेट करेंगे तो क्या आएगा? m0 LT-1 आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा. और यूनिट क्या आएगी इसकी? इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया.
आप देखते जाना, हम जितने भी फॉर्मूले लिखते जाएंगे उनको उसी हिसाब से हम मॉडिफाई करते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अगेन किसी ने पूछा हमसे कि सर फोर्स बताओ, अभी वैसे हमने पढ़ लिया था लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। समबडी से इसके फोर्स बताओ, तो आप बोलोगे फोर्स इक्वल टू होगा क्या, मास इनटू क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे समझाएंगे, मास को m से डिफाइन करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, LT माइनस 2, और अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, MLT माइनस 2। ये फोर्स आ गया और यूनिट क्या आएगी, हम जानते हैं न्यूटन में आता है, हम एन लिख देते हैं जनरली। क्या ऐसा ही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, हमें यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला कि सर एक काम करो आप लीनियर मोमेंटम बताओ, बच्चा समझना, किसी ने बोला लीनियर मोमेंटम बताओ, लीनियर मोमेंटम। तो तुम बोलोगे लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है, सोचो। लीनियर मोमेंटम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, मास इनटू वेलोसिटी, याद है ना आपको, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई बोले इसकी डायमेंशन बताओ, मास की डायमेंशन क्या आएगी, m, और वेलोसिटी की क्या होती थी, याद करो, वेलोसिटी की होती थी LT माइनस, क्या लिखेंगे बच्चा, LT माइनस 1, सो इट बिकम्स फाइनली MLT माइनस 1, और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया। सो वी हैव गॉट लीनियर मोमेंटम, वी हैव गॉट एक्सेलरेशन। अच्छा एक और चीज सोचो, कोई आपसे बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, तो बेटा कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, ड्यू टू सन, ड्यू टू एनीथिंग, है तो वो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ना, तो उसकी डायमेंशन कैसी आएगी, सेम आएगी। अच्छा कोई तुमसे पूछता है इंपल्स बताओ, इंपल्स, इंपल्स का क्या मतलब होता है, जैसे एक बॉल भागते हुए आ रही है आपके बैट की तरफ, आप क्रिकेट खेलना जानते हो बहुत अच्छा, एक बॉल आ रही आ रही आ रही, आप जोर से बैट मारते हो, बॉल आपके बैट के कांटेक्ट में कितनी देर रहती है, बहुत थोड़ी सी देर रहती है। तो वहां पे ना जब जब बॉल बैट से टकराती है तो दो इंसिडेंट अकर होते हैं। पहला ये अकर होता है कि बैट पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है बॉल की वजह से, लेकिन वो कितनी देर के लिए लगता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है। तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब किनको किनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इनको करते हैं, फोर्स को और टाइम को, तो फोर्स और टाइम के मल्टीपल को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं इंपल्स। और आपको पता है अभी फोर्स की यूनिट क्या आ रही थी, फोर्स की आ रही थी MLT माइनस 2, और टाइम की यूनिट को क्या लिखेंगे हम, T। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, फाइनली ये फॉर्मूला बन जाएगा MLT माइनस 1। ध्यान से देखो, हमने अभी मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था, लीनियर मोमेंटम ऊपर निकला हुआ है, उसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसकी यूनिट भी कैसी आएगी, इसकी यूनिट बिल्कुल सेम आएगी। इसका मतलब हुआ ऐसा भी हो सकता है कई बार एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक तरह की रेमेडी है। बहुत बार हम डायमेंशन का फॉर्मूला देखते हैं तो हम ये बता तो देते हैं कि इस वाली क्वांटिटी में मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, बट बहुत बार हमारा प्रेडिक्शन एग्जैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि दो चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो इट कैन हैपन एट नंबर ऑफ टाइम्स के जब हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं और वो बहुत सारी क्वांटिटीज का सेम आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। सो ये था बेटा इंपल्स। अच्छा कोई अगर आपसे पूछे प्रेशर, मैं ऐसे रैंडमली पढ़ा रहा हूं आपको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चूज कर रहा हूं, लेकिन अब स्टार्टिंग में मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आपको आता है ऑलरेडी। किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ प्रेशर, अब तुमने बहुत सोचा कि यार मेरे दिमाग में तो प्रेशर आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। याद है कि भूल गया, नहीं याद तो अभी याद कर लो, फोर्स अपॉन एरिया होता है। कोई बोले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2। एक बात ध्यान रखना, हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको पीछे वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है M L माइनस 1, देखो ध्यान से, T माइनस 2। क्लियर है। और इसका यूनिट क्या आता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम ये जानते हैं। तो ये किसके बारे में था, ये प्रेशर के बारे में था। अब कोई तुमसे पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ वर्क, कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले जाएगा इसका रिलेशन, याद करते हैं। इसका रिलेशन होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे हम MLT माइनस 2, है ना,
और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे L, और ये फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ml/t-2। क्लियर हो गया। और हम जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट जूल में आती है, और ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है, ये वर्क आ गया। किसी ने बोला काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी होती है का फॉर्मूला होता है ½mv², जहां पे m का मतलब क्या है, मास। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, मास का क्या होगा m, और स्पीड v का मतलब स्पीड होता है ना, और वो क्या होता था LT-1, अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसका स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा m, और साथ में l का पावर 2, t का पावर -2, और हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख देंगे, और इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट भी सेम आएगी। क्लियर है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, वर्क, इन सब की यूनिट सेम आती है। मैं केवल आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही किसका है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, याद होगा आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मेनली हम बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता था mgh, जहां पे m का मतलब क्या है, मास, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m। g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें इससे मतलब नहीं कि किसका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है कि बिना ग्रेविटी का है, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला आएगा, और वो कितना होगा LT-2, हमने अभी अभी पढ़ा था बेटा। h का मतलब क्या होता था, लेंथ, h का मतलब लेंथ है। इन सबको सम अप करें या कोलैबोरेट करें तो क्या बनेगा, mL/T-2, और इसकी यूनिट भी कैसी आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बल्ब एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी होगी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम आएगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई हमसे बोले पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, पावर याद करो, पावर क्या होता था, पावर याद करो, पावर होता था वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। और वर्क का अभी अभी हमने निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला, कितना था, mL/T-2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, टाइम को लिखेंगे t, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है mL/T-3। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, पावर का। और इसकी जो यूनिट होती है ना, SI यूनिट, वो होती है वॉट या जूल पर सेकेंड। इसको हम लिखते हैं वॉट या जूल पर सेकेंड, तो मैं इसको वॉट लिख देता हूं, ये इसका SI यूनिट है। तो हमने ये पावर का फॉर्मूला निकाल लिया। आप एक खास बात देख रहे होंगे, हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसका रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलेशन नहीं पता होंगे तो आप फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सकते। और एक अच्छी बात बताऊं, अगर आपको रिलेशन पता है तो आप फॉर्मूले तक पक्का पहुंच पाओगे, वो बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। अच्छा, कुछ और चीजें देखते हैं। अभी आप ना थोड़े से बड़े हो जाओगे तो हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक चीज आती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक ऐसी चीज होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कहां से आता है, तो इसका अपना एक रिलेशन होता है। जब दो मासेस हो ना यूनिवर्स में, दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे से r सेपरेशन पे हो ना, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, और वो होता है G(m1m2)/r²। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लिखा है वो पता कौन सा वाला है, वो ये वाला है। हमें इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। अगर इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूले को शफल करना पड़ेगा ना बेटा, फॉर्मूले को ऐसे लिखना पड़ेगा ना, G=F(r²)/m1m2 को साथ लिख लो या अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अब कोई बोले इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा F का फॉर्मूला। F का फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2, याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा। R का मतलब क्या होता था, लेंथ का पावर 2, अच्छे से याद है। नीचे क्या लिखा, मास एंड मास, मास दो बार आया ना तो हम मास का पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास पावर -1, हाँ या ना। L का पावर कितना आएगा, देखो ध्यान से, L का पावर आएगा 3, और T का पावर बेटा कितना आएगा, -2। क्या बन गया ये बन गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिलेशन। कोई बोले कि अच्छा इसका SI यूनिट कितना आएगा, तो ऊपर क्या लिखा है देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या लिखेंगे, kg²। सिंपल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका
SI यूनिट होगा। मतलब देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तुम्हारे लिए पहली बार तुमने सुना है, तुम निकाल पाए, बट कब निकाल पाए? जब तुम्हें ये मालूम था। तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, रटना नहीं है, इसलिए नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि वो फॉर्मूले तुमने पढ़े नहीं होंगे। अगर तुम्हें फॉर्मूले आ जाएंगे तो तुम सारा कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया बेटा। अच्छा, कुछ और बातें सुनो। जैसे ना, मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ, रोटेशन का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो रोटेशन के चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज़ आती हैं, मैं उनको पहले समझाऊंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास ये वाली बॉडी है ऐसे। अपना पेन ले लो, तुमने पेन अपने हाथ में लिया हुआ है ना, तुम पेन को अपनी फिंगर्स के बीच में रखो, इस वाले पॉइंट पे इनके बीच में फिंगर रखो, और पेन को नहीं, वो हम ऐसे घुमाते हैं, मतलब हिलाते रहते हैं, तो पेन को वाइब्रेट करो अपनी फिंगर्स के बीच में रख के। क्लियर है? जब तुम इसके अबाउट वाइब्रेट करोगे तो तुम्हें पेन थोड़ा सा हल्का फील होगा। अगली बार ये काम करो, पेन को अपनी फिंगर्स के बीच में रखो इस वाले एंड पे, और अब ऐसे वाइब्रेट करके देखो, अभी करके देखो आपको मुश्किल लगेगा इसको वाइब्रेट कराने में। दोनों केसेस में पेन का मास तो सेम है, सेम पेन है, लेकिन घुमाने में डिफिकल्टी आ रही है। यहां पे ईज है, इस वाले केस में ईज है, और इस वाले केस में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। इस घुमाने की डिफिकल्टी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट मतलब होता है रोटेट, और इनर्शिया मतलब होता है मास। तो अगर मैं एक फॉर्मूला आपसे बोलूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हम अभी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, रोटेशन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है बेटा मास इनटू, क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो मास को हम क्या लिखेंगे? m, डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ, उसका पावर कितना आ गया? 2, और इसमें टाइम तो आ नहीं रहा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? टाइम की पावर 0। कोई बोले इसकी यूनिट क्या आएगी, तो बेटा ध्यान से देखो, SI यूनिट, मास को kg और डिस्टेंस को मीटर, तो क्या आएगा? kg मीटर स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? अगर इन फॉर्मूले का मीनिंग नहीं समझ आता, आपने केवल क्या करना, कोई बोलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमने बस इसको याद रखना है, बाकी चीजें हमें अभी नहीं याद आ रही, तो हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें सब कुछ याद आता जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क, या इसी का नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। क्लियर हो गया? अगर हम इस वाली बॉडी पे सामने फोर्स लगाएं, ऐसे फोर्स लगाएं, तो बॉडी को हम खींच तो सकते हैं, घुमा नहीं सकते। दिमाग लगाना बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। हम अगर इस वाले पॉइंट पे हिंज, समझते हो हिंज? एक नेल हमने ऐसे अंदर को लगा दी हो और नेल फिक्स्ड हो, तो इस नेल को ये उखाड़ नहीं सकता, मतलब ये वाली बॉडी आगे नहीं जा सकती, लेकिन हम इस बॉडी को घुमा सकते हैं। ऐसे वाले केस में जो हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी को घुमा नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं, ये ऐसे, कॉमन सेंस लगाना, क्या लगता है? ये फोर्स इस बॉडी को घुमा देगा। घुमाने का नाम होता है टॉर्क। क्या नाम होता है? टॉर्क। अगेन ये तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, रोटेशन में समझ में आएगा, बस मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। तो जब तुम इस तरह का फोर्स लगाते हो तो बॉडी ऐसे घूमती है, देखना बेटा, ये ऐसे घूमती है। यस नो? तो ये कितना ज्यादा घूमेगी, ये पता किन बातों पे डिपेंड करेगा? ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, ये फोर्स कम है कि ज्यादा? अगर फोर्स ज्यादा होगा तो घुमाना आसान होगा, और फोर्स कम होगा तो घुमाना मुश्किल होगा। एक चीज, इसका मतलब इस बॉडी का घूमना या टॉर्क डिपेंड्स अपॉन दिस फोर्स एज वेल एज इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस कम होगी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी बॉडी का घूमना, वो कम घूम रही कि ज्यादा घूम रही। जैसे आप एक किसी स्क्रू को खोलना चाह रहे हो, तो स्क्रू ड्राइवर या क्या कहेंगे, वो रेंच होता है ना, रेंच आप एक बोल्ट में लगाते हो और पकड़ के उसको घुमाते हो। रेंच जितना लंबा होगा ना, बोल्ट को खोलना उतना आसान होता है। इस आर को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। इसको बोलते हैं एफर्ट या फोर्स। अब मैंने इतनी बातें बोली हैं, तुम्हारा दिमाग हो गया होगा खराब। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं, पता क्या? हम बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोला बेटा? ये जो आर है ना, ये फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर हुआ?
अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m/l(t-2) और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब l। तो फाइनली क्या आ गया बेटा? फाइनली आ गया ml(2)t-2। और इसकी यूनिट क्या आएगी? अगेन देखो बेटा, यूनिट फोर्स को न्यूटन और डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर। आपको समझ आ गया? तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? ml(2)t-2। ये भी बिल्कुल वर्क के जैसा है, याद करो जो हमने भी वर्क में पढ़ा था उसके जैसा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टॉर्क। अगेन कोई आपसे पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं होता, एंगल होता है। अभी आप ऐसे मान के चलो, क्या होता है? एंगल होता है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ये वाली बॉडी है, और इस पॉइंट के बॉडी घूम सकती है ना? और हमने क्या करा, इसको हाथ से पकड़ के जोर से ऐसे घुमाया। ऐसे घुमाएंगे तो ये जो रेफरेंस लाइन दिख रही है वो ऐसे हो जाएगी, और बॉडी यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे चले जाएगी। मतलब बॉडी वुड बी लाइक दिस। बॉडी अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेगी और रोटेट हो गई बाय हाउ मच एंगल? बाय एंगल थीटा। इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होगा एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर्क को भी लेंथ में मेजर करते हैं और रेडियस को भी लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m0 l0 t0। एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट भी क्या आएगी? इसकी यूनिट कोई भी नहीं आएगी। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। हाँ, लेकिन क्या होता है, एज सच यूनिट नहीं आ रही डायमेंशन के हिसाब से, लेकिन हमने फिर भी एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में रखा हुआ है, आपको याद होगा। तो हम वहां पे एंगल की यूनिट अगर इस हिसाब से देखें तो नहीं आती, लेकिन हम इसको कुछ मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेडियन। तो हम इसको मेजर किस में कर लेते हैं? इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में। क्लियर हो गया बेटा? सो ये हमारे पास क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल। अच्छा, एक टर्म और आता है। जैसे ये बॉडी आपको दिख रही है ना, जब हम इसको घुमाएंगे ना तो हम इसको धीरे धीरे घुमा सकते हैं या हम तेज तेज घुमा सकते हैं। जैसे हमारा फैन, जब फैन रेगुलेटर में नंबर 1 पे चलता है तो धीरे धीरे घूम रहा होता है, और जब नंबर 5 पे चलता है तो बहुत तेज घूम रहा होता है। उस तेज घूमने को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, एंगुलर वेलोसिटी। और ये पता क्या होता है? ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? टाइम। बिल्कुल सेम ना, जैसे हम नहीं बोलते वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब था, याद करो, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है m0 l0 t-1। अब सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी बेटा? रेडियन। और टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चा? इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। ये कौन सी वाली यूनिट है? एसआई यूनिट है। इसी तरह से कोई तुमसे पूछ सकता है कि यार एक काम करो, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो। एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो तो तुम क्या बोलोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था? याद करो, एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चे हम? टाइम। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन देखो ऊपर लिखी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन ये लिखी ना बेटा, ये लिखी हुई है। टाइम और आ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा? सोच के बताओ, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, फास्ट फास्ट सोचो। m0 l0 t-2। बिल्कुल सही। और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। हम लोगों ने और क्या पढ़ा अभी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने अजीब अजीब सी चीजें पढ़ी हैं, टॉर्क, जो चीजें हमने कभी पढ़ी हुई नहीं थी। कोई हमसे बोले एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे टर्म हम कब पढ़ेंगे? जब हम रोटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पता क्या होता है? वो होता है mvr, मतलब मास
इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। मैं इसको समझा नहीं रहा, बस आप इतना समझ लो, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। और इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, m। वेलोसिटी देखो कितना होता था, LT-1, बिल्कुल सही है बेटा। r का मतलब क्या हुआ, l, बहुत सही। और ये फाइनली क्या निकलेगा, m L2 T-1, क्या चीज़ है ये, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, और साथ में क्या आ गया, आर को किस में, मीटर में। तो क्या चीज़ आ जाएगी बेटा यूनिट में, यूनिट में आएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारी एसआई यूनिट है। बच्चों को इतना समझ में आ रहा है, ये हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत ही सही बात है। तो हमने यहाँ तक सारा कुछ देख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास ना एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ लिख दूँ। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मतलब +1 के एग्ज़ाम में टीचर पूछ सकता है, इसलिए मैं पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ। सरफेस टेंशन, तुम एक गिलास में पानी ले लो, ले लिया, इसमें पानी भर दो, बहुत अच्छी बात है, भर दिया। तुम एक पेपर का पीस लो, पेपर, छोटा सा पेपर, अगर तुम इस सरफेस के टॉप पे डालोगे ना, यहाँ पे टॉप पे डालोगे ना इधर, तो वो फ्लोट करता रहेगा बहुत देर तक। अगर उसी पीस को यहाँ डालो तो फ्लोट नहीं करेगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसका कारण है जो ये सरफेस होता है ना, टॉप सरफेस, इस पर हल्का सा टेंशन होता है। टेंशन मतलब ये सरफेस खिंचा हुआ होता है। ये पूरा चैप्टर है सरफेस टेंशन, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझाता। बस सरफेस टेंशन को हम कैसे समझते हैं कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये खिंचा होता है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है। कितना फोर्स लगता है, पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन को कैसे समझाएंगे हम लोग समझाएंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा, मुझे अच्छे से मालूम है ये फॉर्मूले आपको एक बार में समझ में आने वाले हैं नहीं है, और समझना है भी नहीं बेटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिससे आपको हल्का सा ग्लिम्स मिल जाए कि सरफेस टेंशन कहाँ पे होता है। अच्छा, अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, फोर्स क्या होता है बेटा, MLT-2, एल क्या होता है, लेंथ क्या होती है, एल, क्या बनेगा, एल से एल कट गया, M इंटू L0 T-2, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का। ऐसा यूनिट क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर। यहां तक क्लियर है आपको। चलो जी, हमने सरफेस टेंशन भी पढ़ लिया, हमने प्रेशर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज, जैसे ना तुम्हारे पास, मैं लिख देता हूं पहले, हम पढ़ते हैं स्ट्रेन। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेन। सपोज करो कि हमारे पास एक रबर है, इतनी लंबी सी रबर की स्टिक है, ऐसे मान लो। हम इस वाले एंड को फिक्स कर देते हैं, फिक्स मतलब बांध देते हैं किसी चीज से, और इसको पकड़ के खींचते हैं जोर से। जब तुम खींचोगे तो इसकी लेंथ सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। पहले थी L0, बाद में कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो स्ट्रेन पता किसको कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं रेशो को। रेशो का मतलब हुआ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कि लेंथ में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय पहले कितनी लेंथ थी। तो हम उसको क्या बोल रहे होंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब बेटा लेंथ हो या चेंज इन लेंथ, तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी, L, और इनिशियल लेंथ की भी डायमेंशन क्या आएगी, L। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आना है, M0 L0 T0, और इसकी यूनिट भी क्या आएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन। इसी तरह से क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। कौन सी, स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है, वो सेम चीज ले लेते हैं जो हमने अभी लिया था। ये रॉड है, देखो ये इलास्टिक रॉड है, तुमने इसकी लेंथ को बढ़ाना तो खींचना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे फोर्स लगाओगे, और इसका अपना एक एरिया होगा, एरिया, और वो कितना होगा, A के बराबर होगा। तो स्ट्रेस किसको बोलते हैं हम, स्ट्रेस बोलते हैं हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर हो गया। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा बेटा MLT-2, एक इसका फॉर्मूला है फोर्स का, एरिया को हम क्या बोलेंगे, L2, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली, ML-1 T-2। क्लियर है। और इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एक चैप्टर होता है इलास्टिसिटी। कौन सा वाला, इलास्टिसिटी, हम पढ़ेंगे आगे जाके। आप ये मानो डायमेंशन के चैप्टर में, मतलब डायमेंशन के टॉपिक में सारे चैप्टर आ जाते हैं। हम पूरे फिजिक्स में जितने पढ़ने वाले हैं ना, +1 +2 में, वी आर हैविंग ऑल दी चैप्टर्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
इसलिए यहाँ पे अलग अलग बातें कर रहे हैं हम लोग। तो एक होता है चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या बोलता है, सुनो। इलास्टिसिटी बोलता है कि हमारे पास, मैं पहले हेडिंग लिख दूं, हेडिंग का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, तो हम इसको खींचते हैं, खींचेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हम इस पे लगाएंगे स्ट्रेस, और इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें डेवलप होगा स्ट्रेन। तुम समझ गए, स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं बेटा, और स्ट्रेन उसमें डेवलप होता है। और चैप्टर क्या बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। एक साइंटिस्ट का नाम था हुक, क्या नाम था, हुक, HOOKE। उन्होंने लॉ दिया था कि जब भी हम बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेन आती है, और ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कम स्ट्रेस तो कम स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। और जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ई आ जाता है, और साथ में क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेन। तो ई कितना आ जाएगा बेटा, ई आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। जो ई है ना वो ये है, क्या बोला मैंने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसको बोलते हैं हम, ई को बोलते हैं। अब सुनो, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला था ML-1 T-2, और स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करो M0 L0 T0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा ML-1 T-2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। कोई इसकी यूनिट बोले तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, यूनिट क्या आएगा, यूनिट वही आएगी जो स्ट्रेस की आएगी। और देखो स्ट्रेन में तो कोई यूनिट है नहीं ना, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, और स्ट्रेस की यूनिट ये रही। तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी बच्चा जी, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बहुत सही। एक और बात, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने समझाया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने। जैसे एक का नाम था यंग, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी आप पढ़ोगे बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी आप पढ़ोगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कभी आप पढ़ोगे सिंपल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अलग अलग नाम पढ़ोगे क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ों को समझाया। कैसे समझाया हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका पूरा चैप्टर है इलास्टिसिटी का, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आप केवल इन चीज़ों को दिमाग में फिट करो। कहीं लिखा होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कहीं लिखा होगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कहीं लिखा होगा बल्क मॉड्यूलस, कहीं लिखा होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा। ऐसे याद रख पाओगे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मैं थोड़े से टाइम में पता नहीं कितनी चीज़ें समझा रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो। इसी तरह से कुछ और चीज़ें आएंगी। जैसे एक चीज़ आती है थ्रस्ट। थ्रस्ट समझते हो, रॉकेट जानते हो, रॉकेट। रॉकेट जब अर्थ से ऊपर जाता है ना, तो उसमें से बर्न्ट गैसेस, जिनको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस, वो नीचे निकलती हैं बहुत तेजी से। उसको बोलते हैं एक्शन। रॉकेट उस पर एक्शन लगाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से रॉकेट पे लगता है ऊपर को रिएक्शन, जोर से धक्का लगता है, और रॉकेट, इतने भारी रॉकेट ग्राउंड से उठ के ऊपर चला जाता है। तो थ्रस्ट एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। इसको भी हम समझेंगे आने वाले टॉपिक्स में। थ्रस्ट। दूसरा, एक स्ट्रिंग होती है ना, उसको पकड़ के खींचो जोर से तो उसमें तनाव आ जाता है। उस तनाव को क्या बोलते हैं हम, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। और ये सब क्या होते हैं, ये एक तरह के फोर्स होते हैं। इन सब की डायमेंशन क्या आएगी, MLT-2। मैं ये अलग अलग ऐसे क्यों बता रहा हूँ, पता नहीं तुमसे कोई क्या पूछ लेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। थ्रस्ट की डायमेंशन बताओ, तुम बोलोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट और टेंशन एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। क्लियर हो गया बच्चा। तो अभी हमने पढ़े कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले, और आपका काम पता क्या है, आपने आज बुक ओपन करनी है। बेटा देखो, आज का काम आज निपटाना है, कल पे नहीं डालना, हो जाएगी दिक्कत। नहीं तो आपने बुक ओपन करनी है,
उसमें दो तरह की डायमेंशन दी होगी, एक +1 की डायमेंशन दी होगी, एक +2, मतलब जितने चैप्टर हम +1 में पढ़ने वाले हैं उसकी डायमेंशन दी है और जो हम +2 में पढ़ने वाले हैं उसकी अलग से दी हुई है। तुमने +1 वाले सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। जो समझ में नहीं आता वो लाइव क्लास में आपने पूछने हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है, बट आपने उन फॉर्मूले को एक बार बुक से अच्छे से देखना है। कीपिंग इन माइंड आप पहले उनका रिलेशन समझोगे, डायमेंशन अपने आप निकल जाएगी। तो आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, हैव फन।